नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारी एमसीक्यू सीरीज में एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और ये टॉपिक है हमारा इरविन गॉफमैन के बारे में। तो इरविन गॉफमैन से संबंधित 20 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो भविष्य में एग्जाम में होने वाले एग्जामों में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इरविन गॉफमैन से जुड़े हुए हमारी एमसीक्यू सीरीज के आज के लेक्चर की। इरविन गॉफमैन ने समाजशास्त्र में किस मुख्य उपागम को लोकप्रिय बनाया था? बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है और यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इरविन गॉफमैन ने समाजशास्त्र में किस उपागम को लोकप्रिय बनाया था? संघर्ष सिद्धांत, नाटकीय दृष्टिकोण, प्रकारवाद या विनिमय सिद्धांत? ठीक है, ये चारों ही टॉपिक आपके सिलेबस में है। संघर्ष सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो क्रूजर है, डेरेनहॉफ है, कॉलिंस हैं, ठीक है, मैक्स कार्ल मार्क्स हैं, ये सभी संघर्षवादी विचारक माने जाते हैं। अगर हम बात करें प्रकारवाद की तो रेडक्लिफ ब्राउन है, दुर्खिम है, मेलिनोवस्की हैं, नाडेल हैं, माफ कीजिएगा दुर्खिम हैं, ये सब क्या है, प्रकारवादियों में गिने जाते हैं। तो कौन सा ऐसा उपागम था जो इरविन गॉफमैन ने लोकप्रिय बनाया? तो आपने पढ़ा ही होगा, अभिनय शास्त्रीय उपागम कहते हैं, जिसे हम ड्रामेटिकल अप्रोच कहा जाता है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। गॉफमैन के नाट्यशास्त्रीय मॉडल में फ्रंट स्टेज का क्या अर्थ है? अभिनय शास्त्रीय उपागम में आपने पढ़ा होगा फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज। तो फ्रंट स्टेज का क्या मतलब है? वह निजी स्थान जहां व्यक्ति आराम करता है, वह सार्वजनिक स्थान जहां व्यक्ति समाज की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करता है, जहां नाटक का मंचन होता है, जहां कोई अंतःक्रिया नहीं होती। तो फ्रंट स्टेज का मतलब क्या है? तो इरविन गॉफमैन ने कहा था अपने अभिनय शास्त्रीय उपागम में कि ये समाज क्या है, एक रंगमंच है, एक नाट्य मंच है। हम सभी क्या करते हैं, अपनी सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करने के दौरान एक अभिनय करते हैं। जब हम समाज के सामने होते हैं तो हम समाज के नियमों का अनुसरण करते हुए अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसे कहा जाता है फ्रंट स्टेज। लेकिन जब हम किसी के सामने नहीं होते, हम बैक स्टेज में होते हैं, तो फिर हम सामाजिक नियमों परंपराओं की ज़्यादा चिंता नहीं करते। तो जब हम फ्रंट स्टेज में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में हमेशा समाज की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करते हैं। ये फ्रंट स्टेज की विशेषता होती है। इरविन गॉफमैन का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बातचीत के प्रकार, फूटिंग और भागीदारी ढांचे की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो ये 4 किताबें लिखी हैं। इन किताबों में से कौन सी किताब ऐसी है, कौन सी रचना ऐसी है जो इरविन गॉफमैन के इन विचारों को प्रदर्शित करती है या इन विचारों से जुड़ी हुई है? इंटरेक्शन रिचुअल्स, फॉर्म्स ऑफ टॉक, रिलेशन इन पब्लिक या फ्रेम एनालिसिस? तो कौन सी किताब है जिसमें इन्होंने इन अवधारणाओं का जिक्र किया है? ठीक है, तो केवल किताबें मालूम नहीं होनी चाहिए, किताबों के अंदर का मैटर क्या है ये भी क्लियर होना चाहिए। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 1981 में किताब आई थी फॉर्म्स ऑफ टॉक। इस किताब में इन्होंने इन बातों पर जिक्र किया है। एक थोड़ा सा इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ऑप्शन बाद में देख लेंगे, पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। इरविन गॉफमैन के नाट्यशास्त्रीय उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा गया है। नंबर 1, इसने सामाजिक अंतःक्रियाओं की तुलना नाटकीय प्रदर्शनों से करके उनके अध्ययन में क्रांति ला दी। यह समाज की एक मंच के रूप में उपमा प्रस्तुत करता है जहां हर कोई एक अभिनेता होता है। यह दावा करता है कि दूसरों की धारणाओं को प्रभावित करने के लिए व्यक्ति जो प्रयास करते हैं वे पूरी तरह से सचेत और जानबूझकर होते हैं। यह सामाजिक जीवन को भूमिकाओं को अपनाने और छापों के प्रबंधन से जुड़े प्रदर्शनों की श्रृंखला के रूप में देखता है। तो नाट्यशास्त्रीय उपागम से संबंधित कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको अपना आंसर चुनना है। ठीक है, सभी को दिख रहे हैं ऑप्शन? कोई दिक्कत इसमें? तो पहला स्टेटमेंट क्या है? इसने सामाजिक अंतःक्रियाओं की तुलना नाटकीय प्रदर्शनों से करके उनके अध्ययन में क्रांति ला दी। ये तो सही बात है। यह समाज की एक मंच के रूप में उपमा प्रस्तुत करता है जहां हर कोई अभिनेता होता है। ये भी सही बात है नाटकीय उपागम की।
ये दावा करता है कि दूसरों की धारणाओं को प्रभावित करने के लिए व्यक्ति जो प्रयास करता है वे पूरी तरह से सचेत और जानबूझकर होते हैं। ऐसा नहीं है। आपने इंप्रेशन मैनेजमेंट का अवधारणा पढ़ी होगी। अभिनय शास्त्री उपागम में इंप्रेशन मैनेजमेंट की अवधारणा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जानबूझकर कुछ करते हैं, कभी कभी हमारा स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, अपनी छवि को बेहतर बनाना, सामने वाले के सामने अपने आप को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना हमेशा जानबूझकर होता है, ये गलत है। ये सामाजिक जीवन को भूमिकाओं को अपनाने और छापों के प्रबंधन से जुड़े प्रदर्शनों की श्रृंखला के रूप में देखता है। ये बात भी सही है, इंप्रेशन मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है अपने आप ही ये। यानी कुल मिलाकर 1, 2 और 4 सही हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ठीक है 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इरविन गॉफमैन की संपूर्ण संस्था की अवधारणा को निम्नलिखित को छोड़कर बाकी सभी के द्वारा परिभाषित किया गया है। ध्यान समझिएगा प्रश्न को, थोड़ा सा उलझा हुआ प्रश्न है अपने आप में ये। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको सभी लोगों को। इरविन गॉफमैन की संपूर्ण संस्था टोटल इंस्टीट्यूशन, एक किताब आई थी 1961 में, 1961 में असाइलम नाम की किताब में टोटल इंस्टीट्यूशन की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो इसमें इरविन गॉफमैन ने यह बताया है कि कौन सी निम्नलिखित को छोड़कर बाकी सभी के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं आप टोटल इंस्टीट्यूशन को। ऑप्शन ए, जीवन के 3 क्षेत्रों को अलग करने वाली बाधाओं को टूटना, औपचारिक प्राधिकरण के अधीन रहने वाला समूह, आत्म प्रक्रिया का अपमान और निःशुल्क प्रवेश और निकास के साथ स्वैच्छिक सदस्यता। अगर आपने टोटल इंस्टीट्यूशन की अवधारणा पढ़ी है तो आपको मालूम होगा टोटल इंस्टीट्यूशन एक ऐसी जगह होती है जहां आपका जो पर्सनैलिटी है वो तार हो जाती है, जहां आपकी व्यक्तिगत पहचान खत्म हो जाती है, जहां आप एक प्राधिकार के नियंत्रण में, एक निगरानी तंत्र में रहते हैं। क्लियर? लेकिन वहां पर आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं होती, वहां पे आपकी कोई इच्छा लागू नहीं होती है, वहां पे आपकी एंट्री आपके हिसाब से नहीं होगी। इसलिए ये कहना कि निःशुल्क प्रवेश होता है और निकास की स्वैच्छिक सदस्यता होती है, ऐसा नहीं होता है। आपकी इच्छा से आप कभी भी प्रवेश करेंगे और कभी बाहर चले जाएंगे, टोटल इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं होता है। इसको छोड़कर बाकी तीनों टोटल इंस्टीट्यूशन की विशेषताएं हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। गॉफमैन के अनुसार पृष्ठ मंच यानी बैक स्टेज का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? अभी आपने देखा था फ्रंट स्टेज, अब प्रश्न पूछा गया है बैक स्टेज का लक्षण क्या है? जहां व्यक्ति केवल अपनी औपचारिक वेशभूषा में रहता है, जहां व्यक्ति अपनी सार्वजनिक भूमिका से विश्राम लेता है, जहां दर्शक और अभिनेता के बीच सीधा संवाद होता है, जहां सामाजिक मानदंडों का सबसे कड़ाई से पालन होता है। अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें, सामाजिक मानदंडों का कड़ाई से पालन होता है, तो ये फ्रंट स्टेज में होता है, जब समाज हमें देख रहा होता है। जहां दर्शक अभिनेता के बीच सीधा संवाद होता है, बैक स्टेज में दर्शकों का कोई रोल नहीं होता। जहां व्यक्ति केवल अपनी औपचारिक वेशभूषा में होता है, नहीं, बैक स्टेज में जाके व्यक्ति अपनी ड्रेस चेंज कर लेता है। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, जहां व्यक्ति अपनी सार्वजनिक भूमिका से क्या होता है? विश्राम ले लेता है। ठीक है, इसे कहते हैं बैक स्टेज की विशेषता। गॉफमैन के द्वारा प्रतिपादित इंप्रेशन मैनेजमेंट का क्या तात्पर्य है? दूसरों के विचारों को पूरी तरह से दबाने की रणनीति, मास मीडिया के द्वारा जनमत को प्रभावित करने का तरीका, संगठनों में कर्मचारियों का प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, दूसरों के मन में स्वयं की अनुकूल छवि निर्मित करने की प्रक्रिया। इंप्रेशन मैनेजमेंट, आपने अगर ड्रामेटिकल अप्रोच अच्छे से पढ़ी है, अभिनय शास्त्री उपागम अच्छे से पढ़ा है इरविन गॉफमैन का, तो ये शब्द कई बार इस्तेमाल होता है, इंप्रेशन मैनेजमेंट। हम सभी लोग किसी के सामने जाते हैं, किसी मान लीजिए मीटिंग में जा रहे हैं या फंक्शन में जा रहे हैं, किसी समारोह में जा रहे हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने अच्छा इंप्रेशन जमाएं। हम अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं, तैयार होके जाते हैं, मेकअप करते हैं, कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, ताकि अपनी एक ऐसी इमेज बना सकें सामने वाले के मन में। इसे ही कहा जाता है इंप्रेशन मैनेजमेंट। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दूसरों के मन में स्वयं की अनुकूल छवि निर्मित करने की जो प्रक्रिया होती है, ताकि सामने वाला हमें थोड़ा सा सम्मानजनक तरीके से बातचीत करे, उसके मन में एक हमारा पॉजिटिव इमेज बने, इसकी पूरी कोशिश होती है। इसे ही कहते हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट। इरविन गॉफमैन की प्रसिद्ध पुस्तक असाइलम किस मुख्य अवधारणा के अध्ययन पर आधारित है? जोखिम समाज, कम्युनिकेटिव एक्शन, सांस्कृतिक पूंजी या कुल संस्थाएं? कुल संस्था का मतलब टोटल इंस्टीट्यूशन।
तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं, 1961 में किताब आई थी असाइलम, जिसमें इन्होंने कौन सी अवधारणा दी थी, टोटल इंस्टीट्यूशन की, यानी कुल संस्था की अवधारणा प्रतिपादित की थी। अब बाकी 3 अवधारणाएं किससे जुड़ी हैं ये भी मालूम होना चाहिए। जोखिम समाज की अवधारणा, रिस्क सोसाइटी की अवधारणा उल्रिच बेक की अवधारणा है। कम्युनिकेटिव एक्शन की अवधारणा हैबरमॉस की अवधारणा है। और सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा याद रखिए, ठीक है, आपके फ्रांस के जाने माने समाजशास्त्री हैं पियरे बोर्दू की अवधारणा है सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा। इरविंग गॉफमैन के अनुसार कुल संस्था की मुख्य विशेषता क्या है, टोटल इंस्टीट्यूशन की मुख्य विशेषता क्या है? बाहरी दुनिया के साथ निरंतर खुला संचार होना, नहीं, गलत। सदस्यों को पूर्ण स्वतंत्रता स्वायत्तता प्रदान करना, यह भी नहीं होता। जीवन के सभी पहलुओं का एक ही प्राधिकरण के अधीन होना, यह सही बात है। केवल स्वैच्छिक भागीदारी पर आधारित होना, नहीं, स्वेच्छा तो होती ही नहीं है, ठीक है। अब टोटल इंस्टीट्यूशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इरविंग गॉफमैन के अनुसार जैसे जेल होती है, ठीक है, अस्पताल होता है या मानसिक अस्पताल होता है, जो ये अपने आप में क्या है, ये टोटल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर आपकी कोई स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, यहाँ पर आपकी कोई व्यक्तिगत पहचान खत्म हो जाती है। यहाँ सदैव निगरानी में किसी प्राधिकारी के अधीन होते हैं। एक ही छत के नीचे आपको रहना है, वहीं खाना है, वहीं सोना है, वहीं काम करना है, आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं होती, ठीक है, याद रखिएगा। तो जीवन के सभी पहलू एक ही प्राधिकरण के अधीन होते हैं, यह विशेषता होती है किसकी, टोटल इंस्टीट्यूशन की। गॉफमैन की पुस्तक स्टिग्मा के अनुसार कलंक क्या है? ये तो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, कलंक की अवधारणा। तो कलंक क्या है? वंशानुगत रूप से मिलने वाली आर्थिक संपत्ति, समाज में उच्च वर्ग द्वारा प्राप्त एक विशिष्ट उपाधि, व्यक्ति का वह लक्षण जो उसकी सामाजिक पहचान को दूषित करता है, कानूनी प्रक्रिया द्वारा दी जाने वाली आधिकारिक सजा। तो कलंक क्या होता है? कलंक कभी सरकार से नहीं लगता है, कानून के द्वारा कलंक नहीं लगता है, समाज की प्रत्युत्तर से, समाज के रिस्पॉन्स से कलंक लगता है। तो समाज एक प्रकार से कलंक लगाने की प्रवृत्ति में रहता है हमेशा। इरविंग गॉफमैन ने यही कहा। जैसे कभी कोई व्यक्ति कभी भी शराब नहीं पी, लेकिन वो पहली बार शराब पीकर घर आया, ठीक है, और वो अचानक से घर के दरवाजे पे गिर गया, तो आस पड़ोस के लोगों के बीच में जो उसकी छवि थी, अचानक से सारी छवि धूमिल हो गई। अभी तक जो उसकी छवि थी कि ये ईमानदार आदमी है, अच्छा पिता है, अच्छा पति है, अच्छा बेटा है, वो सारी छवि खत्म हो गई और एक कलंक उस पर लग गया कि ये नशेड़ी है, ये शराबी है। ये कलंक की विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। जो व्यक्ति की सामाजिक पहचान को दूषित कर देता है, इसे कहते हैं कलंक। गॉफमैन ने कलंक के कितने प्रकारों का वर्गीकरण किया है? इरविंग गॉफमैन ने अपनी किताब स्टिग्मा में कलंक के कुछ प्रकार बताए हैं। 2 प्रकार, 5 प्रकार, 3 प्रकार या 4 प्रकार। तो कितने प्रकार के कलंक का उल्लेख किया है इरविंग गॉफमैन ने? इरविंग गॉफमैन ने ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के कलंक बताए हैं। गॉफमैन के द्वारा प्रस्तुत सिविल इग्नोरेंस या नागरिक उपेक्षा की अवधारणा का क्या अर्थ है? आज हमने सुबह मॉर्निंग के लेक्चर में पढ़ा था ये टॉपिक, नागरिक उपेक्षा। क्या होती है नागरिक उपेक्षा? सार्वजनिक स्थानों पर दूसरों से खुलकर लड़ाई झगड़ा करना, अपरिचितों की उपस्थिति को स्वीकार करना परंतु अनधिकार हस्तक्षेप न करना, नागरिकों द्वारा सरकारी नियमों का पूरा तरह से उल्लंघन करना, समाजशास्त्रियों द्वारा आम जनता की समस्याओं का अनदेखा करना। तो नागरिक उपेक्षा क्या होती है? नागरिक उपेक्षा का इस्तेमाल आपने कई बार किया है, आपके साथ भी हुआ होगा। कई बार आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, बस में यात्रा करते हैं, आप चाहते हैं, कुछ लोग आपको देखते हैं, आप उनको देखते हैं, फिर आप इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। यानी अजनबियों को आप देखते तो हैं लेकिन उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। यही होती है नागरिक उपेक्षा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इरविंग गॉफमैन की नाट्यशास्त्रीय शब्दावली में टीम शब्द का क्या अर्थ है? किसी राजनीतिक दल के पंजीकृत सदस्यों का संगठन, एक ही परिवार के रक्त संबंधी सदस्यों का समूह, व्यक्तियों का वह समूह जो किसी एक प्रदर्शन को पूरा करने में सहयोग करता है, केवल पेशेवर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी। तो इरविंग गॉफमैन के अनुसार समाज किस पे चलता है? समाज लोगों के बीच चलने वाली अंतःक्रियाओं से बनता है और इसी अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप समाज को जरूरत होती है टीम की। यानी हर व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। इंटरेक्शन अगर करेगा, अंतःक्रिया करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है वो किसी न किसी समूह का, टीम का हिस्सा बनेगा। यानी व्यक्तियों का ऐसा समूह जो किसी प्रदर्शन को पूरा करने में, परफॉर्मेंस को पूरा करने में, कार्य को पूरा करने में सहयोग करता है, उसे टीम की संज्ञा दी है।
इरविंग गॉफमैन की अवधारणा फ्रेम एनालिसिस मुख्य रूप से किससे संबंधित है? देखिए 1974 में किताब आई थी फ्रेम एनालिसिस। फोटोग्राफी और सिनेमा तकनीक में कैमरे के कोण का अध्ययन करने से व्यक्ति जिस तरह से घटनाओं अनुभवों को समझकर संगठित करता है, समाज में वर्गीय विषमता को मापने के सांख्यिकी ढांचे के रूप में, शहरी आवास योजनाओं के निर्माण की भौगोलिक रूपरेखा के रूप में। तो इरविंग गॉफमैन ने जो फ्रेम एनालिसिस नाम से किताब लिखी है, देखिए उसका मुख्य रूप से वो किससे संबंधित है? तो फ्रेम एनालिसिस के माध्यम से एक नजरिए की बात करी है किसने? आपके इरविंग गॉफमैन ने, कि हर व्यक्ति किसी भी घटना को किस तरीके से अनुभव करता है, फील करता है, यही होता है आपका फ्रेम एनालिसिस। हम सबके चीजों को देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। एक ही घटना को हम अलग अलग जगह पर, अलग स्थान पर अलग तरीके से फ्रेम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूं इस टॉपिक का। अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर किसी के सीने पे हाथ लगाता है चेकअप करने के दौरान, उसके पेट पे हाथ लगाता है, उसके चेहरे पे हाथ लगाता है, तो हम क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब चेकअप कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब उस समय क्लिनिक के अंदर हैं, अस्पताल के अंदर हैं। तो हम इस फ्रेम से डॉक्टर साहब की भूमिका को देख रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब सड़क पे आ जाएं या अपने आस पड़ोस में, ठीक है, किसी महिला को छू लें, किसी पुरुष के पेट पे हाथ फेर दें, तो हम क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब यौन शोषण कर रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर साहब की हरकतें अश्लील हैं। तो क्लिनिक में हाथ लगा रहे थे पेशेंट को, तो हमने उसको डॉक्टर का चेकअप कहा कि डॉक्टर साहब चेकअप कर रहे हैं, यानी वहां पे फ्रेम अलग हो गया। अब वही गतिविधि जब बाहर होने लगी तो वो क्या बन गई? वो अनैतिक गतिविधि बन गई। इसका मतलब हम चीजों की, घटनाओं को, अपने अनुभव को हमेशा एक फ्रेम में रखकर देखने की आदत डाल लेते हैं। तो सोसाइटी में हमेशा फ्रेमिंग की विशेषता होती है। तो यही ऑप्शन नंबर बी में बताया गया है। गॉफमैन के अनुसार ऑफेंसिव इंप्रेशन मैनेजमेंट और डिफेंसिव तकनीकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। प्रदर्शन में होने वाली गलतियों से बचना या उन्हें सुधारना, युद्ध के मैदान में सेना की रक्षात्मक रणनीति बनाना, कानूनी मुकदमों में अदालत के सामने खुद का बचाव करना, बाजार में प्रतिद्वंदी कंपनियों के खिलाफ व्यवसायिक रणनीति बनाना। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने आप में, ठीक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण छोटी से छोटी अवधारणाएं दी हैं इरविंग गॉफमैन ने। कई सारी अवधारणाएं हैं, याद रखिएगा, कई सारी शब्दावली का इस्तेमाल किया है। उसी में से एक शब्दावली है ऑफेंसिव इंप्रेशन मैनेजमेंट। हर व्यक्ति कोशिश करता है कि उसकी छवि क्या हो, उसकी छवि बेहतर बनी रहे, तो इसके लिए वो मुखौटे ओढ़ लेता है सामने वाले के सामने, दूसरों के सामने। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ऑफेंसिव इंप्रेशन मैनेजमेंट और डिफेंसिव तकनीकों का उद्देश्य क्या होता है? जब वो किसी के सामने परफॉर्मेंस कर रहा हो, बातचीत कर रहा हो, संवाद कर रहा हो, किसी महफिल में हो, किसी पार्टी में हो, तो वो पूरी कोशिश करता है कि कोई गलती से बचा जाए, ऐसा कोई वाक्य ना निकल जाए, ऐसी कोई हरकत ना हो जाए कि उसका इंप्रेशन खराब हो जाए। तो प्रदर्शन के दौरान जब वो 4 लोगों के बीच में होता है, पार्टी में होता है, फंक्शन में होता है, ठीक है, किसी डील में शामिल होता है, तो हमेशा कोशिश करता है कि सोसाइटी के सामने उसकी पोल ना खुल जाए, उसका मुखौटा ना उतर जाए, अंदर से वो कितना नीच है वो ना दिख जाए, उसके सामने उसको एकदम छवि अच्छी दिखानी जरूरी है। तो ये जो कोशिश होती है, इसी को कहा जाता है ऑफेंसिव, ठीक है, इंप्रेशन मैनेजमेंट। गॉफमैन की अवधारणा में डिस्क्रेडिटेड और डिस्क्रेडिबल व्यक्तियों के बीच मुख्य अंतर क्या है? अब देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में। पहला कानून रूप से दोषी है, जबकि दूसरा पूरी तरह से निर्दोष है। पहला आर्थिक रूप से गरीब है, जबकि दूसरा अत्यधिक अमीर है। पहला व्यक्ति का कलंक दृश्यमान है, जबकि दूसरे का कलंक छिपा हुआ है। पहला कुल संस्था का कर्मचारी है, जबकि दूसरा वहां का निवासी है। तो डिस्क्रेडिटेड और डिस्क्रेडिबल ये क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। कलंक की अवधारणा में, ठीक है, इरविंग गॉफमैन ने 2 बातों पर जोर दिया कि कलंक 2 प्रकार के होते हैं। एक वो कलंक होते हैं जिनको छुपाया जा सकता है, और एक वो कलंक होते हैं जिनको छुपाया नहीं जा सकता। जैसे कोई व्यक्ति, समाज किसी व्यक्ति को, अगर वो डिप्रेशन का शिकार है या मानसिक रोगी है, तो अगर वो उसकी हरकत, अगर वो नॉर्मल बैठा हुआ है, तो समाज उसको नहीं पता कर सकता कि ये मानसिक रोगी है, ये डिप्रेशन का शिकार है। यानी कहीं ना कहीं वो अपने कलंक को छुपा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विकलांग है, उसके पैर नहीं है, वो बैसाखी में चलता है, तो वो अपने कलंक को छुपाने की कोशिश नहीं कर सकता। यहीं से 2 शब्द उभर कर सामने आते हैं। यानी, ठीक है, डिस्क्रेडिबल कौन है? वो व्यक्ति जो कलंक को, जिसका कलंक ज्ञात है, दिखाई देता है, और दूसरे वो हैं जो कलंक को छुपा सकते हैं। इन शब्दों के लिए डिस्क्रेडिटेड और डिस्क्रेडिबल शब्द का इस्तेमाल किया है। गॉफमैन की कुल संस्थाओं की अवधारणा के अंतर्गत स्वत्व का संरक्षण का क्या अर्थ है? स्वत्व का क्षरण, सॉरी, संरक्षण नहीं, स्वत्व का क्षरण,
का क्या अर्थ है। अब हिंदी इतनी कठिन हो जाती है कभी कभी, आपने पढ़ा तो कई बार होगा इस टॉपिक को, लेकिन इसको हिंदी में लिखा गया है, इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्फ। अब याद आ गया होगा आपको, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्फ कहते हैं। तो इरविन गॉफमैन ने टोटल इंस्टीट्यूशन को अवधारणा में मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्फ की बात करी है कि जब हम टोटल इंस्टीट्यूशन में प्रवेश करते हैं, किसी जेल में जाते हैं या किसी पागल खाने में चले जाएं या मानसिक अस्पताल में चले जाएं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो पहले का बना बनाया स्व होता है, सेल्फ होता है, उसको बदल दिया जाता है, उसको बदलने की कोशिश की जाती है, उसको मॉडिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, व्यक्ति का आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक उन्नत ज्ञानी हो जाना, स्वैच्छिक रूप से अपनी संपत्ति दान कर देना, प्रवेश के समय व्यक्ति की पुरानी सामाजिक पहचान स्वायत्तता को नष्ट करना और सफलतापूर्वक विश्वविद्यालयों से उच्च डिग्री प्राप्त करना। तो स्वत्व का संरक्षण यानी होता है मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्फ। ठीक है, ये कहलाता है ऑप्शन नंबर सी। गॉफमैन के अनुसार फेस वर्क अवधारणा मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फेस वर्क क्या होता है, अंतःक्रिया के दौरान स्वयं या दूसरों की सामाजिक प्रतिष्ठा इज्जत को बचाना, प्लास्टिक सर्जरी द्वारा अपने चेहरे की सुंदरता को बढ़ाना, कंपनी के विज्ञापनों में ब्रांड एम्बेसडर का चयन करना, नाट्यशाला में अभिनेताओं द्वारा की जाने वाला मेकअप। तो इरविन गॉफमैन के अनुसार फेस वर्क क्या होता है। देखिए, जैसे कि अभी हमने देखा भी था, इंप्रेशन मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है अपने आप में, कि सामने वाले के सामने आपका इंप्रेशन बना रहे या आपके परिवार की या आपके आस पड़ोस की लोगों की इज्जत बनी रहे, उसके लिए आप क्या करते हैं, झूठी हंसी हंसते हैं, उन लोगों से भी हाय हेलो करते हैं जिनको आप पसंद नहीं करते हैं। तो ये फेस मेकअप कहलाता है और हम सभी फेस मेकअप से पीछे रहते हैं। ठीक है, कई बार लोग बोलते हैं आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, भले ही अंदर से गुस्सा आ रही है सामने वाले से मिलकर, लेकिन तब भी क्या कर रहे हैं, हम फेस मेकअप की बात करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं अपने आप को और अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इरविन गॉफमैन के द्वारा नहीं लिखी गई है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल रियलिटी, इंटरेक्शन रिचुअल्स, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ या असाइलम्स। तो कौन सी किताब है जो इरविन गॉफमैन के द्वारा नहीं लिखी गई है। असाइलम लिखी गई है, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ सबसे फेमस किताब है, ठीक है, इरविन गॉफमैन की। इंटरेक्शन रिचुअल्स ये भी बड़ी फेमस किताबों में से एक है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इरविन गॉफमैन की किताब नहीं है। चलिए, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़े 20 प्रश्नों को सॉल्व किया जो हमारे, ठीक है, इरविन गॉफमैन से जुड़े हुए थे। उम्मीद, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, इतने कठिन प्रश्न नहीं है। इरविन गॉफमैन से ऐसा नहीं कि बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इरविन गॉफमैन ऐसा नहीं कि कंपलसरी है कि हर साल पेपर आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है, एक एक क्वेश्चन हमें वहां तक पहुंचा सकता है, क्योंकि बात केवल नेट की नहीं है, बात असिस्टेंट प्रोफेसर की भी है। नेट तो एक सर्टिफिकेट है, नौकरी तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकालने के बाद लगेगी ना आपकी। तो यही कारण है कि हमेशा बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ के जाइएगा। क्लियर। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो आज हमने सॉल्व करने का प्रयास किया। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप तो पूछ सकते हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाए, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ पीसीएस का असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आ सकता है नवंबर या दिसंबर तक, लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ पीएससी का टाइम टेबल अपडेट नहीं हुआ, सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है। अब ऐसे में इंतजार करते रहेंगे तो एक तरीका यह है कि दिसंबर तक इंतजार कीजिए, या दूसरा तरीका यह है कि तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस में कोई अपडेट होता भी है तो पूरा सिलेबस चेंज कभी नहीं होता, कुछ टॉपिक हटेंगे, कुछ नए टॉपिक लग जाएंगे, जुड़ जाएंगे उसमें। इसलिए हम पुराने सिलेबस पर ही 1 तारीख से बैच शुरू कर रहे हैं, 1 सितंबर से, छत्तीसगढ़ पीसीएस का असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, तो इसमें पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस चलेंगी। जब तक अगर नया सिलेबस आता है और सिलेबस में जो भी चीज़ अपडेट होगी तो फिर अपडेट चीज़ें और जोड़ दी जाएंगी इसमें। ऐसा तो होता ही नहीं कि पूरा का पूरा 100% सिलेबस ही चेंज हो जाए। ठीक है, 70% सिलेबस सेम रहता है, 30% जुड़ेगा मैक्सिमम, तो 30% को अपडेट कर दिया जाएगा। इस बहाने कम से कम 70% सिलेबस तो आपका समय से पहले नोटिफिकेशन तक तैयार हो चुका होगा। अगर चेंज नहीं हुआ तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें, जो भी लोग छत्तीसगढ़ पीसीएस के से जुड़े हुए हैं और छत्तीसगढ़ पीसीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट बाय यूनिट तैयारी करना चाहते हैं, तो 1 तारीख से, ठीक है, बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, कोई भी समस्या है तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन का भी, व्हाट्सएप चैनल का भी, टेलीग्राम का भी, तो वहां जाकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं।
जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा जिस दिन बैच शुरू होगा। 1 तारीख को बैच शुरू होगा और लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन भी आपको एप्लीकेशन पर आ जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पीसीएस का बैच शुरू हो ही रहा है। हाँ, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना याद रखिए, 29 तारीख तक, 29 तारीख रात के 12 बजे तक ये ऑफर चल रहा है। जो भी कोर्स ज्वाइन करते हैं उस पर 25% का डिस्काउंट है। तो राखी नाम का इसमें कूपन कोड लगा हुआ है। जो भी आप कोर्स लेना चाहें 29 तारीख के बाद लेते हैं 30 तारीख को, तो ये कूपन कोड डीएक्टिव हो जाएगा, फिर आपको जो फीस है वही लगेगी। ठीक है, क्लियर। तो उड़ान बैच भी हमारा शुरू हो चुका है बिहार पीजीटी का। इसके अलावा हमारा यूजीसी नेट का, यूपी पीजीटी का दोनों बैच प्रारंभ हो चुके हैं। इसके अलावा यूपी हायर का बैच भी हमने शुरू कर दिया है। यूपी हायर के एग्जाम में 10 यूनिट हैं, तो यूनिट बाय यूनिट क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी हैं। अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।